गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम जीके में आज हम करेंगे लेसन नंबर 28 जो कि है एथलीट। ठीक है, एथलीट। एथलीट का मतलब क्या होता है बेटा? को आप बेसिकली ये सोच लेते हो कि जो रनर होता है उसको एथलीट बोलते हैं। नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर, कोई भी जो भी स्पोर्ट्स खेलता है, वो चाहे टीम में खेले या वो उसमें सिंगुलर में खेले या डुइट में खेले, ठीक है, टीम में खेले, तो उसको हम एथलीट ही बुलाते हैं। तो थोड़ा सा क्लाउड में पढ़ लेते हैं हम कि क्या लिखा गया है, और उसके बाद अलग अलग जो पिक्चर्स हैं उस पिक्चर्स के थ्रू हमें उनके गेम्स के नेम को गैस करना है। Athletics is not a particular sports. It refers to different sports event like races, jump and throw etc. ठीक है, एथलेटिक्स इज एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स नहीं है, किसी गेम का नाम नहीं है। ये हमें बताता है अलग अलग गेम्स के बारे में, गेम्स के बारे में, जैसे कि रेस हो गई, जंप हो गई, और कुछ फेंकने का जो भी गेम होता है, जैसे डिस्क थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है ना। तो इन सबको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है एथलीट। ठीक है, और जो उनको खेलते हैं उनको एथलेटिक्स। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया है। ठीक है, एथलेटिक्स जो गेम है उनको, और एथलीट जो उनको खेलते हैं उनको। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ एथलेटिक्स बाय लुकिंग एट पिक्चर एंड क्लू बॉक्स। क्लू बॉक्स आपको ऊपर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग की, आपको वहाँ से देखकर लिखने हैं, मगर अभी नहीं लिखने हैं। मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी दोनों ही लेसन की, आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त समझेंगे, लिखने का कोई प्रयास ना करें। क्यों? फिर आप लिखने बैठ जाते हो ना, फिर आप समझने पर ध्यान नहीं देते हो। तो क्लू बॉक्स दिया गया है, नीचे पिक्चर्स हैं, तो इन गेम्स को हम गैस करते हैं। पहला गेम है बेटा डिस्क थ्रो। देखो, ये जो पर्सन है इसके हाथ में एक डिस्क है, एक सर्कल शेप का कुछ होता है, और उसको ये जितनी दूर फेंकता है शायद उसका मेजरमेंट होता है। तो इस गेम का नाम है डिस्क थ्रो। सेकंड गेम है हमारा रिले रेस। ये तो आपने अपने स्कूल में भी होती हुई देखी होगी। रिले रेस में क्या होता है बेटा, अलग अलग पॉइंट पर चार जो एथलेटिक्स है वो खड़े हो जाते हैं, और उसमें एक दौड़कर आता है दूसरे के पास, और उसको कुछ ना कुछ सामान देता है, लाइक स्टिक ऐसा कुछ देता है, और फिर वो वहाँ से दौड़कर तीसरे के पास जाता है, और फिर तीसरा दौड़कर चौथे के पास जाता है। जब चौथा अपनी लाइन को क्रॉस कर लेता है, उसी को वो विन कर जाते हैं। तो ये टीम रेस होती है, रिले रेस। ठीक है, उसके बाद है पोल वॉलेट। ये देखिए, ये जो पर्सन है ये क्या करता है, ये एक बड़े से स्टिक के साथ दौड़कर आता है, उसको ऐसे ज़मीन में गाड़ कर, और ऊपर वाली जो लाइन है इसके ऊपर से वो जंप करता है। इसको बोलते हैं पोल वॉल्ट। ठीक है, उसके बाद है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, देखिए ये जो पर्सन है इसके हाथ में जेवलिन को बोलते हैं बेटा भाला। हमारे ओलंपिक के जो गेम हुए थे उसमें हमें गोल्ड मेडल भी आया था जेवलिन थ्रो में। ठीक है, और हाँ, बहुत दूर फेंकते हैं बेटा, और इसमें भी मेजरमेंट कितने मीटर पर किसने सबसे ज़्यादा दूर फेंका उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट होता है। उसके बाद है रेस वॉकिंग। रेस और वॉकिंग दोनों ही वर्ड साथ साथ आ गए, या तो रेस हो या वॉकिंग हो। तो बेटा इसमें क्या है, रेस वॉकिंग में क्या है कि आपको ना तो दौड़ना होता और ना ही धीरे धीरे चलना होता, आपको तेज तेज चलना होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रेस वॉकिंग। नेक्स्ट है आपका हर्डल रेस। हर्डल रेस आपने देखी भी होगी, और शायद कई बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा, कि बीच में पूरे उसके ट्रैक के बीच में 2-3 या इससे भी ज्यादा छोटे या बड़े हर्डल लगा दिए जाते हैं, और उसमें से खिलाड़ी को दौड़ते हुए उन्हें जंप करते हुए जाना होता है। ठीक है, तो हर्डल मतलब रुकावट बीच बीच में अलग अलग तरीके की रुकावटें दी जाती हैं, तो इसीलिए इसका नाम है हर्डल। उसके बाद है बेटा शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट, इसमें देखिए ये जो खिलाड़ी है इसके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का गोला होता है, और इसको भी, ये भी एक थ्रोइंग गेम है, इसको भी दूर फेंका जाता है, और जितनी जो दूर फेंकते ही काफ़ी लोहे का होता है, काफ़ी वज़न होता है इसमें। ठीक है, तो ये है शॉर्ट पुट।
उसके बाद लॉन्ग जंप, देखिए ये जो एथलीट है ये कई बॉयज़ ने गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा कि आज से, क्योंकि 2 साल से तो कुछ हो नहीं रहा है, बट हमारे स्कूल में जब गेम होते हैं तो ये भी हमारे स्कूल में करवाया जाता है। लॉन्ग जंप क्या होता है इसमें खिलाड़ी वहाँ से दूर से दौड़ता हुआ आता है और एक लाइन के पास से यहाँ से लेकर कितनी दूर तक जंप कर सकता है, इसीलिए कितना लंबा जंप कर सकता है उसको बोलते हैं लॉन्ग जंप। उसके बाद देखिए हाई जंप, हाई का मतलब कितना ऊंचा, ठीक है। इसमें क्या है, खिलाड़ी दौड़ता हुआ आता है और ये स्टिक लगाई गई है, इस स्टिक के ऊपर से वो कितनी ऊंचाई से वो उस पर से कूद सकता है, ये होती है हाई जंप। तो बेटा ये था हमारा लेसन नंबर 28, छोटा सा था, तो इसको आपको पिक्चर्स के साथ ही याद करना है, ठीक है, कि ये कौन सा गेम है, ये कौन सा गेम है। कोशिश करना विदाउट ऑप्शन याद करने की, ठीक है। पिक्चर गैसिंग गेम है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजफुल लेसन है, तो इसको और भी अच्छे से, वैसे तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे से क्लास में बैठे हुए हो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बट इसको और भी अटेंटिवली आपको सुनना है। इंडियन अचीवर्स, क्योंकि बेटा हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। अब इंडियन अचीवर्स क्या होता है? अब आप तो छोटे बच्चे हो, तो आपसे पहले भी कोई ना कोई तो हुआ होगा। इतने सारे गैजेट्स, इतनी सारी बातें, इतने सारे बुक्स, इतनी सारी नॉलेज आप सुनते हो, पढ़ते हो, है ना। तो इनका किसने, मतलब किसी ने तो इन्वेंशन किया होगा, कोई फॉरनर रहा होगा, ठीक है। और अगर हमारे इंडिया में भी कोई कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने अलग अलग तरीके की इन्वेंशन की है। तो आज की लेसन में हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया के अलग अलग अचीवर्स या अलग अलग इन्वेंटर्स, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है, कुछ ना कुछ अचीव किया है। जो अचीव मतलब पाना, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी इन्वेंशन से कुछ ना कुछ अचीव किया है, आज इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये पहले तो ऊपर क्लू बॉक्स है, क्लू बॉक्स से हम हिंट लेंगे कि नाम की स्पेलिंग की, बट जो नीचे इनके बारे में जो चीजें बताई गई है ना, उसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से है बेटा। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द अचीवर्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर एंड द क्लू बुक्स। तो पहला जो नाम है वो है कनाद, आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, सुपर कंप्यूटर, रामानुजम, चरक, हड़प्पा सिविलाइजेशन और ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए रीड करके बताया ताकि आपको ये नाम थोड़े से अटपटे हैं आपके लिए, इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। फर्स्ट पर्सन कौन है बेटा जी? देखिए पिक्चर देखिए, एक ऋषि मुनि जैसे लग रहे हैं, बट हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब हमें इनका नाम पता लगेगा। नोन एज फादर ऑफ मेडिसन, ठीक है, मेडिसन मतलब इनको दवाइयों के पिता के रूप में जाना जाता है। हिज वर्क, इनका कार्य क्या था? द वर्क संहिता, चरक संहिता इज कंसिडर्ड एज ऑन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेदा। देखिए बेटा, आप अपने घर में भी सुनते रहते हैं, भाई मैंने तो है ना वैद्य जी के पास गया था, ठीक है, तो वैद्य जी क्या देते हैं? देसी दवाइयाँ। और ऐसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं। अलग अलग, जैसे पीछे एक लेसन आया था उसमें अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो वो सारे के सारे एलोपैथी के डॉक्टर थे, ठीक है। तो एलोपैथी क्या होता है बेटा? जो अलग अलग केमिकल से जो दवाइयाँ आपको एक टैबलेट के रूप में या सिरप के रूप में दी जाती हैं, ठीक है। अब दूसरी फील्ड क्या है? आयुर्वेदा। यहाँ पर एक शब्द आया है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या होता है बेटा? ये आपका इलाज जो है जड़ी बूटियों से करते हैं, ठीक है, जड़ी बूटियों से करते हैं। तो इन्हें आयुर्वेद के फादर के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने अपने जितने भी इनके जो इलाज थे या जितने भी इन्होंने खोज की अलग अलग बीमारी के, भाई अगर ये बीमारी है तो इसकी ये दवाई होनी चाहिए, ये बीमारी है तो इसकी ये दवाई होनी चाहिए, इन्होंने अपनी सारी बातों को एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम था चरक संहिता, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है चरक। तो इन्होंने अपने खुद के नाम पर ही लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इट इज़ अ कंप्यूटर विथ ग्रेट स्पीड एंड मेमोरी। इट कैन डू जॉब्स फास्टर देन एनी अदर कंप्यूटर ऑफ इट्स जनरेशन। इसको ध्यान से सुनो।
इट इज़ अ कंप्यूटर विद ग्रेट स्पीड, ये एक बहुत ही तेज़ी से, वैसे तो सारे कंप्यूटर बहुत स्पीडली काम करते हैं ह्यूमन के मुकाबले, तो एक मनुष्य के मुकाबले सभी कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करते हैं, मगर ये उन सभी कंप्यूटर से भी तेज़ स्पीड पर काम करता है और इसकी जो मेमोरी है वो उन सब से ज़्यादा है। इट कैन डू जॉब फास्टर देन एनी अदर कंप्यूटर ऑफ इट्स जनरेशन। अब तक की बेटा जो अब हाल फिलहाल हम लैपटॉप या फ़ोन या कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। उन सब में सबसे तेज़ जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि जो इसका काम करने की स्पीड है और जो इसकी मेमोरी है इक्वल टू 12 कंप्यूटर। जो सिंपल जो कंप्यूटर है, जो 12 कंप्यूटर एक साथ जो काम करेंगे उस उतनी ही उससे मतलब 12 गुना तेज़ी से ये काम करेगा, इसीलिए इसका नाम है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद है एंड इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। मैथमेटिशियन तो आप समझते हो जो मैथ्स के फील्ड में अलग अलग जो इन्वेंशन करते रहते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर क्या होता है बेटा? एस्ट्रोनॉमर होता है जो ग्रहों के बारे में, शुक्र ग्रह, चंद्र, शनि ग्रह या यूरेनस जो आप इंग्लिश में समझते हो, नेपच्यून, ठीक है, इस तरीके से ग्रहों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, खगोलविद। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव रूल्स टू कंप्यूट विद जीरो। देखो इसके बारे में तो सब जानते हैं कि जीरो को किसने दिया? आर्यभट्ट ने, ठीक है। आर्यभट्ट नाम के एक मैथमेटिशियन हुए हैं, आपने अपने हिंदी में या किसी भी कहीं पर किसी भी थ्रू आपने आपको पढ़ा होगा कि जीरो दिया आर्यभट्ट ने, मगर उस जीरो के साथ 1 अगर हम प्लस की कैलकुलेशन करते हैं 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, बट 1 × 0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की कैलकुलेशन का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया उनका नाम था बेटा ब्रह्मगुप्त, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि 0 तो आर्यभट्ट ने दिया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस 0 के साथ जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ही वॉज इंडियन मैथमेटिशियन। ये भी हमारे एक मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ नंबर थ्योरी एंड एल्जेब्रिक जियोमेट्री, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बात आपके समझ से थोड़ा सा लेवल के ऊपर की आ गई। जब आप 6th 7th में जाओगे तो एक तरीके का आपने अपने बड़े भाई बहनों को शायद कुछ बच्चों ने देखा होगा, a + b इज इक्वल टू a की 2 b की 2 + 2ab। इस तरीके से जो फॉर्मूले, उस टाइप के मैथ को कहते हैं एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक मैथ्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना ही पढ़ा है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ये है सिंपल मैथ, सिंपल कैलकुलेशन। डिवाइड भी पढ़ लिया, गुड, हाँ डिवाइड भी पढ़ लिया, गुड, मुझे ध्यान नहीं रहा। बट इस तरीके के बाद जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ एक तरीके का मैथ आएगा, एल्जेब्रिक मैथ। तो इन्होंने उस मैथ पर बहुत ज़्यादा काम किया, अलग अलग तरीके के रूल्स बनाए, अलग अलग तरीके के फॉर्मूले बनाए, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में, अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प मिली। उनका नाम था रामानुजन, ठीक है। उसके बाद है ही वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन। ये भी हमारे मैथमेटिशियन रह चुके हैं। एस्ट्रोनॉमर मैंने बता दिया ना, जो ग्रहों की तुलना करते हैं कि ये ग्रह अब इस गति से घूम रहा है, ये अब इधर आ गया, अब इधर आ गया। ही रोट सिद्धांता शिरोमणि, बेस्ट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी में बार बार बता रही, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो ग्रहों के बारे में बात करते हैं, जो आपके स्पेस की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉट बोलते हो ना, जो स्पेस में चला जाए उनको एस्ट्रोनॉट, और जो उसके बारे में स्टडी करे वो एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो ये थे हमारे भास्कराचार्य जी, ठीक है। उसके बाद है ही वॉज एन इंडियन सेज एंड फिलोसफर।
ये एक साधु थे और एक फिलोसोफर थे, मतलब सही क्या है गलत क्या है हर बात की तुलना करके बताना, हर चीज़ का बुरा और अच्छा इफेक्ट बताना, उसको बोलते हैं फिलोसोफर। ठीक है। हु फाउंडेड द वैश्विका स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, उन्होंने सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की जहाँ पर फिलोसफी के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है। फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है बेटा, अलग अलग क्या भगवान क्या है, मनुष्य क्या है, ये सारी प्रकृति क्या है, इसके बारे में जो सोचते हैं, फिर अपने अपने थॉट बताते हैं। आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी देखते होगे जो गुड वैल्यू के बारे में बताते हैं, हल्के हल्के थॉट देखते होगे आप, तो उनको बोलते हैं फिलोसोफर। ठीक है। तो इनका नाम है बेटा कनाद। उसके बाद है इट वॉज ए ब्रॉन्ज एज ऑफ सिविलाइजेशन, इट फर्निश्ड इन द बेसिन्स ऑफ द इंदूज रिवर, जिसको आप सिंधु नदी भी बोल सकते हैं। ठीक है। इंदूज रिवर का नाम हम हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। अब ये बात क्या हो गई, इट वॉज ए ब्रॉन्ज एज ऑफ सिविलाइजेशन। बेटा जी अब आप बहुत अच्छे शहर में रहते हो, हर फैसिलिटी के साथ रहते हो, तो कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि पहला शहर कहाँ बना, पहले लोग कैसे रहते थे। ठीक है। तो कभी कभी आता है, कई बच्चों के दिमाग में सोचते भी होंगे। तो ये उस समय के बारे में बताया जा रहा है कि देखो पहले तो मनुष्य, आप अगर आके जाके आप साइंस में और हिस्ट्री एक सब्जेक्ट आता है उसमें पढ़ोगे कि पहले जो मनुष्य थे वो बंदर थे। ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को विकसित किया, 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, हाथों से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। पहले वो कच्चा मांस खाते थे, फिर उन्होंने आग का इन्वेंशन किया। इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने आप को सिविलाइज करते गए। ठीक है। अपने आप को सिविलाइज करते गए। तो अब धीरे धीरे एक आता है ना, एक फेज आता है। तो ये जो फेज है ये है ब्रोंज एज ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पर ब्रोंज का मतलब है कि यहाँ पर जो कांसा जो धातु होती है उसका यूज करना शुरू कर दिया था घरों में, बर्तनों के यूज में या अपने घर बनाने के यूज में। और ये सिंधु नदी के ऊपर बसाया गया पहला शहर था, पहली सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था हड़प्पा या हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन ये पहली सिविलाइजेशन थी जहाँ पर लोगों ने ग्रुप में और एक शहर में रहना शुरू किया है। पहले क्या था, इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है। एक फैमिली के लोग भी साथ नहीं रहते थे, मगर ये पहली एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पर पूरे के पूरा एक शहर रहता था। ये खुदाई की गई, धीरे धीरे शहर ज़मीनों की खुदाई की गई, तो ये ज़मीनों के नीचे से निकले बेटा ये शहर। ठीक है। तो पहली जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है इंडिया की वो मानी जाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन। लास्ट है बेटा, ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द मेजर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम द क्लासिकल एज। ही वॉज इन्वेंटर ऑफ जीरो। ही वॉज द फर्स्ट मेजर मैथमेटिशियन। ये सबसे पहले और सबसे बड़े मैथमेटिशियन बनकर निकले थे। और एस्ट्रोनॉमर मैंने बता दिया कि ये भी ग्रहों की गणना करते रहते थे कि कौन सा ग्रह किस गति पर घूम रहा है, अब सूरज उधर चला गया, अब ये चांद इधर आ गया, इस तरीके से। और इन्होंने ही देखो पहले काउंटिंग होती थी 1 2 3 1 द्वि त्रय, इस तरीके से, क्योंकि ये सारे संस्कृत के आचार्य हैं बेटा। जितने भी मैथमेटिशियन आए हैं सारे संस्कृत के आचार्य हैं, 1 2 को छोड़कर, जैसे रामानुजम वगैरह को छोड़कर। ठीक है। तो इन्होंने एक जीरो नाम से एक शून्य दिया कि है ना जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू ना होकर 0 से शुरू होनी चाहिए। फिर उस शून्य को दे दिया, तो उसके ऊपर भास्कराचार्य जी ने उसकी अलग अलग कैलकुलेशन की बताई कि 0 के साथ अगर कोई नंबर ओड या इवन नंबर अगर कैलकुलेट होता है किसी भी उसमें, मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो ये है हमारे आर्यभट्ट जी। तो बेटा जी मैंने पीछे वाला लेसन तो आपको बता दिया था कि आपको पिक्चर के साथ करना है, मगर ये लेसन आपको कोई ना कोई हिंट बनाकर विदाउट पिक्चर करना है, इसके क्वेश्चन और आंसर बनाकर। ठीक है। तो ये आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में फिल भी कर लेना है। ठीक है। मैं आपको शाम को इसकी वीडियो और इसके PDF दोनों शेयर कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।